divide every 1 minute at this rate of division, it can fill 100 ml of beaker in 1 hour. How much time did it take fill 50 ml? तो ये बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाने की बात है। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस अगर क्वेश्चन को आप इस तरह करिए, मतलब इस 100 ml का मतलब 1 आवर में 100 ml के लीटर को फिल कर दिया, तो 50 ml को कितने में करा होगा, 1 आवर है तो 1 मिनट में कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हर बार डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर थर्ड आएगा, क्योंकि 59 मिनट में क्या रहेंगे, 50 ml भर रहे होंगे। जैसे 1 मिनट में डबल हो रहा है तो 1 मिनट में फिर 100 ml हो गया, फिर 1 मिनट में 200 ml हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और 58 ml में कितना रहा होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 25 ml दिया होता तो आपका आंसर क्या जाता, 58 मिनट यहाँ पे जाता। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमने MCQ सॉल्व कराने की सीरीज़ लॉन्च कर दी है, तो उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में असर्शन रीजन आपका हो गया था। तो आज हम करने वाले हैं रैंक बूस्टर MCQ, जिसमें आपके टोटल 10 MCQ होंगे। अगर इसमें से 10 में से आउट ऑफ अगर इस MCQ में से 10 में से अगर आपके 8 भी सही जा रहे हैं तो मीन्स आपका चैप्टर बढ़िया से प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ से आप अपने आप को जज कर सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी मजबूत हो रही है। ये वैसे रैंक बूस्टर MCQ हैं जिनके अगर इसमें से आपको जो मैं बता रहा हूँ 10 में से 8 अगर आपके आउट ऑफ 10 अगर आपके 8 भी करेक्ट जा रहे हैं तो मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। इन रैंक बूस्टर MCQ से मतलब आपका रैंक बूस्ट होगा, वाकई में आपका रैंक बूस्ट होगा। तो अभी आप सॉल्व करते वक्त आपको पता चल जाएगा ये कैसे बूस्ट होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ DNA। यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल ड्यूरिंग गिवन माइटोसिस स्टेज। माइटोसिस स्टेज में अगर अमाउंट ऑफ DNA 20 pg यहाँ पे दिया गया है, देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड अमाउंट ऑफ DNA इन मदर सेल एट G1 फेज। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA एंड क्रोमोजोम नंबर पहले पूछा है, DNA बाद में पूछा है। तो यहाँ पे दिया है द अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल ड्यूरिंग गिवन माइटोसिस स्टेज। माइटोसिस स्टेज में मतलब जो माइटोसिस फेज में 20 pg DNA अमाउंट की थी। अब यहाँ पे दिया गया पूछा गया द नंबर ऑफ क्रोमोजोम अमाउंट ऑफ DNA इन मदर G1 फेज। अब माइटोसिस में क्रोमोजोम नंबर तो सेम ही रहेगा, तो 20 pg DNA थी वहाँ पे। और DNA क्या होता है माइटोसिस में, जैसे कि DNA का वहाँ पे क्या होता है, सेग्रीगेशन बनती है माइटोसिस में प्रोफेज में वहाँ पे। और ड्यूरिंग क्रोमोजोम अमाउंट ऑफ DNA इन मदर सेल एट G1 फेज, तो G1 फेज में पूछा है और माइटोसिस स्टेज में 20 pg दिया गया है। तो G1 में किसका कितना रहा होगा, DNA का अमाउंट S फेज में डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 10 pg आएगा। DNA का अमाउंट तो 10 pg होगा, क्योंकि माइटोसिस में 20 दिया है तो G1 में S से पहले है, तो मतलब अमाउंट आधा रहा होगा। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे आपका, 4 और फर्स्ट तो आपका कट गया। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड में, तो 10 pg DNA तो रहेगा, लेकिन क्रोमोजोम नंबर जो होगा आपके यहाँ पे पूछा देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड अमाउंट ऑफ DNA इन मदर सेल। क्रोमोजोम नंबर आपका 4 होने वाला है। क्यों 4 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 20 pg DNA था। अगर आप यहाँ पे क्रोमोजोम को, यहाँ पे ये 2G है तो इससे 4 से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर जो 4 होगा। यहाँ पे दिया हुआ गिवन माइटोसिस DNA अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम, तो इसका आंसर आपका सेकंड जाएगा। अब बात कर ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का पूछा है फॉलोइंग आर द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट। ये सभी मतलब इवेंट्स हैं, फॉलोइंग द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के मतलब मियोसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो क्या कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट होता है। पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे में दिए गए हैं ऑप्शंस, जो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से। यहाँ पे सीक्वेंस दिया पूछा गया है, यहाँ पे सीक्वेंस आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। पहले B होगा कि A होगा, E होगा, D होगा, मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस से आपको यहाँ पे आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। DNA रेप्लिकेशन फॉलोइंग इवेंट आकर ड्यूरिंग मियोसिस फेज। पहले DNA रेप्लिकेशन होगा सबसे पहले, तो मान लीजिए यहाँ पे B हो गया। चलिए अब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम नहीं होता, पहले DNA रेप्लिकेशन करता है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनता, डिसोल्यूशन ऑफ सोनेटो कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं बनता है, और एक्रेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये तो वहाँ पे लगता है फैकेटीन में। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ये भी नहीं होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ये भी नहीं होगा। तो पहले तो आपका बनेगा DNA, क्योंकि S फेज का, तो B सबसे पहले आ जाएगा। अब B सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद दिया है मियोटिक स्पिंडल असेंबल। यहाँ पे दिया है मियोटिक स्पिंडल असेंबल नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टो कॉम्प्लेक्स, मियोटिक स्पिंडल असेंबल नहीं होते, ये तो मेटाफेज में होते हैं। एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये फैकेटीन में होता है। और फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में होता है। सेग्रेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम फॉर्मेटेड ऑफ टेट्राड, तो एनाफेज में ये होता है, तो मतलब ई तो बाद में आएगा। सेग्रेशन ऑफ होमोलॉगस ये एनाफेज में, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ये भी एनाफेज में होता है। फर्स्ट में ये होता है, तो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट होते हैं, ये तो F तो काफ़ी लेट में आएगा। टेट्राड सेल तो ये पहले बनेगा। B के बाद A आना चाहिए, B के बाद आपका आएगा आई थिंक A आएगा। तो हम इससे आप मैच करते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है।
तो यहाँ पे बी के बाद आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन है जिसमें आपके पास बी के बाद ए दिया है, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन भी है और फर्स्ट ऑप्शन भी है एंड सेकंड ऑप्शन है। अब उसके बाद हम मैच कर ले रहे हैं कि क्या आना चाहिए। इसके बाद हम चलिए यहाँ पे देख ले रहे हैं कि इसके बाद से क्या आएगा। तो इसके बाद हम देख ले रहे हैं इसके बाद क्या आएगा। बी के बाद ए हो गया। उसके बाद अब आपका ऑप्शन आएगा मियोटिक स्पिंडल असेंबल होते हैं, मेटाफेज में ये होंगे ना। तो प्रोफेज में पहले क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सेरेब्रो कॉम्प्लेक्स, एक्शन ऑफ रिकम्बिनेज एंजाइम, फैगेटीन में होगा। तो आपका सी आएगा। इसके बाद आपका सी आएगा, फिर ई आएगा आपके पास। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सी के बाद, पहले बी के बाद ए देन सी आएगा। आगे यहाँ पे थर्ड देख लीजिए, इन अ डिप्लॉयड सेल्स देयर आर 14 क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट इज 2C। आफ्टर एम फेज what had been the number of chromosome and amount of DNA at G1 after S and G2 phase respectively। S और G2 के फेज के बाद G1 में क्या होगा। डिप्लॉयड सेल में 14 क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंटेंट इज 2C आफ्टर एम फेज के बाद डीएनए कंटेंट 2C। व्हाट हैड बीन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए एट G1 आफ्टर S एंड G2 फेज रेस्पेक्टिवली। S के बाद G1 और G2 में कितना होगा ये पूछा है। तो इसमें दिया है डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर 14 थे और डीएनए अमाउंट 2C था आफ्टर एम फेज के बाद डीएनए अमाउंट 2C था। तो आप यहाँ पे मैच के नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 14 ही रहेगा। व्हाट वुड बी द नंबर क्रोमोसोम अमाउंट G1 S और G1 में कितना होगा। तो क्रोमोसोम नंबर तो सभी में सेम होंगे। पहली बार ये ऑप्शन सभी ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, तो इसके हिसाब से थर्ड का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे थर्ड का आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे आप थर्ड वाले में फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बदलते ही नहीं माइटोसिस में। और वैसे भी G1 में 2C है, S फेज में 4C हो गया, फिर G2 में 4C है। तो ये ऑप्शन सही है, थर्ड होगा। अब ना फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है होमोलॉगस क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर अंटिल। ये कब तक, मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर कब तक बना रहता है। तो आपको बता दें यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर ये मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा है। इसमें जब चेज़मेटा जो बन जाता है उसी को बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर। एक्स शेप स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, चेज़मेटा को, जो कि बनता है आपका फैकिटीन में बनता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन हो जाता है इसका, डिप्लोटीन में ही अलग होने लगता है, लेकिन डिप्लोटीन तक लास्ट तक हो जाता है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर अंटिल। कब तक ये रहता है, एनाफेज 1 तक रहता है। क्यों एनाफेज 1 तक रहेगा, यहाँ पे एनाफेज 1 तक रहता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर अंटिल कब तक रहेगा, क्योंकि जब तक वो सेपरेट ना हो जाए। तो सेपरेट कब होता है, एनाफेज 1 में होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ का, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फोर्थ का ऑप्शन आपका आ जाएगा 1। अब ना हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट इज नॉट हैविंग द वन इवेंट, दिया हुआ है मियोसिस फर्स्ट इज नॉट हैविंग द वन इवेंट आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो। इसमें से 4 में से मियोसिस फर्स्ट में कौन सा इवेंट नहीं होता। तो हम देख लेते हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट। तो ये मियोसिस फर्स्ट में तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही है, ये भी सही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड द कंसोम, ये रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स आर फॉर्म। तो ये पूछा क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या नहीं होता है, आप देख लीजिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, ये भी सही है। यहाँ पे गलत आपका ऑप्शन आई थिंक बाइवेलेंट क्रोमोसोम लाइन एट द इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर प्लेट नहीं, मेटाफेजिक प्लेट पे होते हैं वो, उसी को क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये रॉन्ग है। सेकंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये सेकंड रॉन्ग है आपका। तो फिफ्थ का आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फिफ्थ का आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग है। अब सिक्स्थ में देख लेते हैं। सिक्स दिया है इफ़ द n इज इक्वल टू 8, यहाँ पे दिया n इज इक्वल टू 8 इन अ प्लांट सेल देन व्हाट इज पॉसिबल इन फैकेटीन और मियोसिस। अगर n 8 है, हैप्लॉइड सेल है 8 है, तो फैकेटीन में क्या होगा, मियोसिस में n 8 है तो 2 पेयर सेंट्रियोल 16 पेयर सिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन दिया 8 टेट्राड, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 8 टेट्राड दिया हुआ है। 1 मिनट हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 8 टेट्राड दिया, 2 पेयर सेंट्रोल दिया, 16 पेयर सिस्टर क्रोमेटिड। तो 8 n इक्वल टू 8 है तो 16 पेयर सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो एकदम करेक्ट है। तो मतलब कि या तो आपका आंसर 4 होगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे आपका आंसर 4 हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। क्यों, क्योंकि 16 क्रोमेटिड फर्स्ट या 4, क्योंकि यहाँ पे दिया है n इक्वल टू 8, n 8 है तो मतलब यहाँ पे कितने टेट्राड बनेंगे, एप्लॉइड है टेट्राड कितने बनेंगे, कितने पेयर सेंट्रियोल, तो 2 पेयर सेंट्रियोल होंगे, ये भी सही है, लेकिन टेट्राड 8 होंगे, तो 6 का आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर ले रहे हैं 7th क्वेश्चन के। 7th क्वेश्चन के हम चलते हैं यहाँ पे।
द स्पाइंडल, यहाँ पे लिखा है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट डिले द वन सेट ऑफ एनाफेज until a chromosome are properly attached to the spindle. What would be the result if failure of this checkpoint allotted anaphase to initiate? यहाँ पे एक चेक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट डिले द वन सेट ऑफ एनाफेज अंटिल ऑल क्रोमोजोम आर प्रॉपर्ली अटैच। मतलब क्या आ गया है कि जो स्पिंडल असेंबली होती है वहाँ पे चेक पॉइंट होता है, डिले कर देते हैं वन सेट, मतलब जब अगर एक बार स्टार्ट हो गया, वन सेट मतलब होता है एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार स्टार्ट हो गया मतलब वंस स्टार्टेड, यहाँ पे वन सेट इसी का मतलब है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो आपका यहाँ पे स्पिंडल। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ इट्स फेलियर फॉर द चेक पॉइंट अलाउ एनाफेज टू इनिशिएट। अगर फेल हो गया तो वहाँ पे इनिशिएट नो चेंज विल अकर, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम विल माइग्रेट नॉर्मली, नॉन डिसजंक्शन अनइक्वल डिवीजन विल मे अकर रेदर देन साइटोकाइनेसिस सेल इंटर इन जी फेज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड होगा नॉन डिसजंक्शन होगा, अनइक्वल डिवीजन विल मे अकर। यहाँ पे क्या होगा, जब इस तरीके का होगा तो आपको नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, अनइक्वल डिवीजन हो सकता है। क्यों हो सकता है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ फेलियर ऑफ दिस पॉइंट। अगर फेलियर हो गया तो वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो सकता है ना, चांस यही है। 8 क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अ सेल डिवाइड एवरी 1 मिनट एट दिस रेट ऑफ डिवीजन इट कैन फिल 100 ml ऑफ बीकर इन 1 आवर, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फिल 50 ml। तो ये बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाने की बात है। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस तरह करिए, मतलब इस 100 ml का मतलब 1 आवर में 100 ml के लीटर को फिल कर दिया, तो 50 ml को कितने में करा होगा, 1 आवर है तो 1 मिनट में कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया हर बार डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर थर्ड आएगा, क्योंकि 59 मिनट में क्या रहेंगे, 50 ml भर रहे होंगे। जैसे 1 मिनट में डबल हो रहा है तो 1 मिनट में फिर 100 ml हो गया, फिर 1 मिनट में 200 ml हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और 58 ml में कितना रहा होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 25 ml दिया होता तो आपका आंसर क्या जाता, 58 मिनट यहाँ पे जाता। अब 9 क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। इफ़ अ सेल हैज़ ट्वाइस एज मच डीएनए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ सेल हैज़ ट्वाइस एज मच डीएनए एज नॉर्मल फंक्शन देन इट मीन्स दैट सेल। अगर इफ सेल है जो ट्वाइस एज मच डीएनए मतलब डीएनए का ज़्यादा ट्वाइस हो गया इज नॉर्मल फंक्शन सेल, इट मीन्स दैट ऑफ सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, हैज़ कंप्लीट डिवीजन, हैज़ रीच टू इंड्स ऑफ इट्स लाइफ स्पेन, हैज़ सीज टू फंक्शन। इफ सेल हैज़ ट्वाइस एज मच डीएनए मतलब सेल के पास डीएनए ज़्यादा हो जाए, ट्वाइस हो जाए, डीएनए ट्वाइस हो जाए। यहाँ पे दिया हुआ है इफ सेल हैज़ ट्वाइस एज मच डीएनए मतलब जितना डीएनए चाहिए उसका ट्वाइस डीएनए आ जाए तो नॉर्मल फंक्शन सेल, इट मीन्स सेल क्या करेगा, इट प्रिपेयर टू डिवाइड, इट ही हैज़ कंप्लीट डिवीजन, डिवीजन तो कंप्लीट होगा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, हैज़ रीच द एंड्स ऑफ लाइफ स्पेन, हैज़ इट प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 9 का फर्स्ट, क्योंकि वो मतलब डबल हो रहे हैं तो मतलब वो डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस नॉट करेक्टली मैच विद द इवेंट। अब डिप्लोटीन में क्या टर्मिलाइजेशन ऑफ चेज़मेटा होता है, देख लीजिए। डिप्लोटीन में अभी इसको छोड़ देते हैं। मेटाफेज सेकेंड, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट द इक्वेटर, ये सही है। डिप्लोटीन फॉर्मेशन ऑफ चेज़मेटा, चेज़मेटा फॉर्मेशन ये रॉन्ग लग रहा है। एनाफेज फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगी। डिप्लोटीन में चेज़मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता, चेज़मेटा क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है। नहीं, ये भी सही है, डिप्लोटीन में चेज़मेटा का होता है, वहाँ पे तो पहला आंसर गलत है। टर्मिनेशन ऑफ चेज़मेटा ये कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होगा। तो 10th का आपका फर्स्ट आ जाएगा, 10th का आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रैंक बुश MCQ हो गया। और बताइए, कमेंट करिए आपको किस तरीके के MCQ सॉल्व करने हैं। मैं द फॉलोइंग, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, हम सभी चैप्टर्स के लाएंगे, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं अगर सही समझ में आ रहा है या कुछ तो आप बता दीजिएगा, हम ये सीरीज़ नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।